हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर कर रहे थे और वहाँ पर एक लेक्चर हो चुका है और उस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि इक्विलिब्रियम होता क्या था। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम अगर आपको देखना है किसी रिएक्शंस में तो आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस की ही एक क्वालिटी होती है कि जहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होता था। फिर मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में आखिर कैसे बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक खास बात होती है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चलती है और बैकवर्ड में भी चलती थी। ठीक है, तो फॉरवर्ड में जाएगी तो किसी रेट से जाएगी जिसको कहते हैं फॉरवर्ड का रेट, बैकवर्ड में जाएगी तो किसी रेट से जाएगी जिसको कहते थे बैकवर्ड का रेट। फिर एक समय ऐसा आता था फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। फॉरवर्ड का घटते घटते बैकवर्ड का बढ़ते बढ़ते वो बराबर हो जाता था, और जिस समय वो दोनों बराबर हो जाते थे हम कहते थे उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इक्विलिब्रियम अगर आ गई है तो वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी थी कि इक्विलिब्रियम बन चुका है तो उस रिएक्शंस में फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट तो सेम है, और साथ ही साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। इक्वल नहीं बोलेंगे, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और किसी भी इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं वहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाता रहता है। और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम पे है तो मैंने कहा था डेल्टा जी की वैल्यू 0 और ई सेल की वैल्यू भी क्या हो जाता है, अगर कोई एल्बोनिक सेल है वहाँ पर इक्विलिब्रियम तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू भी 0 हो जाती थी। फिर मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते थे, कौन नहीं कर सकते थे। वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के पीछे वाले लेक्चर्स में देख सकते थे। फिर वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर एक्टिव मास क्या होता था, पुराने ज़माने में कंसंट्रेशन को एक्टिव मास के नाम से जाना जाता था, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे एंट्री करता था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग वहाँ पर पढ़े थे, जिसने कहा था किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लगा करके हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एंट्री कराई थी। फिर मैंने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड कर सकता था, किस पे नहीं कर सकता था। और जब मैंने आपको कहा था कि अगर डिपेंडेंसी की बात आती है तो केवल एक फैक्टर था, वो कौन था, टेम्परेचर। इसके अलावा चाहे जो भी बदलाव आप करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता था। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको कहा था अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट जाती थी, और एंडोथर्मिक में बढ़ाने पर बढ़ जाती थी। तो सीधा इसका उल्टा, घटाने पर घट जाएगी इंडो में और बढ़ाने पर बढ़ जाता है, और एक्सो में उल्टा चलता था, बढ़ाओगे तो घट जाएगा, घटाओगे तो बढ़ जाएगा। और एक मैंने आपको बताया था थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन, जिसमें चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना मैंने आपको पिछले लेक्चर तक पढ़ाया था। आज मैं आपको यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि अगर कोई हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी जाए, फिर अगर एक और रिएक्शन उसी से मिलती जुलती हो सकता है वही सेम रिएक्शन है, उसको पलट दिया जाए, किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करते हैं, देखो पिछले टर्म में मैंने आपको कुछ आइडिया तो बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर a प्लस बी वो c प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस दौरान जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और इसकी वैल्यू को लिखने का सिंपल सा तरीका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। बताओ, ये तो बताया था। लेकिन अगर यहीं पर मैं एक रिएक्शन ऐसे लिख दो c प्लस डी, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर इसके लिए मैं कह दूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये K2 है, तो अब K2 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब बताओगे A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन अपान C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन, है कि नहीं। पहले हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर रिएक्टेंट। इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट हमारा A और B है और रिएक्टेंट C और D है, तो ऐसे लिख दिया। तो सवाल आता है रिएक्शन तो दोनों सेम ही थी, बस यहाँ पर इसको रिवर्स करके लिख दिया गया। अब हमें अगर K1 और K2 के बीच में रिलेशंस बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि K2 बराबर यहाँ पर A प्लस की कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन ऊपर C और D की नीचे, जबकि यहाँ पर क्या था K1 में C और D की ऊपर थी और A B की नीचे थी। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सवाल आता है क्या ये सही होगा कि गलत होगा। मैं कह दूँ K1 बराबर K2 बराबर 1 अपान K1, क्या ये सही हो सकता है। तब बताओगे, देखते हैं हम क्या करते हैं। K1 की वैल्यू जो आई है, जो यहाँ पर इस वाले के लिए, हम पहले उसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं K1 की। अगर उसको रखने के बाद K2 की जो वैल्यू हमने इसके लिए लिखी है अगर वही आ जाती है डेट इज, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब रिलेशन सही है। तो K1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है C इंटू डी की कंसंट्रेशन
अपान अब बताओगे यहाँ पर A इंटू बी की कंसंट्रेशन, ऐसे ही हो जाता है। अब बताओ यहाँ पर 1 अपान इतना करके है तो ये वैल्यू ऊपर ही तो चली जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो बताओ क्या हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन अपान सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन। तो बताओ ये क्या है, ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन अपान सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जब हमने क्या किया, K2 बराबर 1 अपान K1 किया और K1 की जो वैल्यू थी उसको रखा, तो हमें फिर से भाई K2 वाली ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब कि हमने जब 1 अपान K1 किया तो जा करके K2 की वैल्यू आ गई। तो अब ये साबित हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अब कभी भी कोई रिएक्शन हमें दे दी जाए और फिर उस रिएक्शन को पलट करके लिख दिया जाए और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पूछा जाए तो हमें क्या करना है, 1 अपान पहली वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर देना है। आया समझ में? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था। कभी भी एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए एक रिएक्शन का, फिर उसी रिएक्शन को पलट दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपान पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर देना, आपको फिर से दूसरे वाले रिएक्शंस का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब हमने एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इकट्ठा कर लिया भाई। अब जब भी कहीं भी हमें अगर कोई रिएक्शंस रिवर्स दिखी पहले वाले रिएक्शन का, तुरंत 1 अपान पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर देना है। देखो पहले रिएक्शन ये थी, फिर हमने इसका ये लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इफ वी रिवर्स द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल आल्सो बी रिवर्स्ड। कह रहे अगर रिएक्शन को आप पलटोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 अपान हो जाएगा। आज समझ में? तो अब जैसे यही रिवर्स किया गया तो C और D बना दिया, C और D मिल करके A और B बना रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 कहा गया। वैल्यू इसकी जो मैंने आपको बताया निकालोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो रिलेशन आता था K2 बराबर 1 अपान K1, मैंने वो साबित करके भी आपको दिखाया। K1 की वैल्यू उठा के रखोगे तो घूम फिर के फिर से ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये रिलेशन सही है, और यहाँ से एक लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है, कि अगर रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नए वाले का क्या हो जाएगा, 1 अपान पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो चलो और क्या बताया गया, यहाँ पर आपको कंक्लूजन बताया जा रहा है जो अभी आपने ऊपर सीखा। ठीक, और ये लाइन याद रखना, अगर किसी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया जाए तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले का ठीक रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 अपान हो जाएगा। है समझ में? चलिए अब यहाँ पर मैं आपको और सारी चीज़ें सिखाता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल तो यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप देखते जाए। चलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उसी से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया A प्लस बी, वो क्या कर रहा है, C प्लस डी बना रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने K1 मान लिया। ठीक है, ये पहली रिएक्शन थी यहाँ पर। अब एक दूसरी रिएक्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भाई अगर C प्लस डी है, ठीक है, और वहां पर इस A प्लस बी बना रहे, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए तो आप बताओगे भाई काम कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स किया गया तो 1 अपान K1 कर दो, बस हो गया रिलेशन। हमारी मेन रिएक्शन मान लेते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में सारे चीज़ें बतानी है। एक और रिएक्शंस में लिखा, मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा Na प्लस Nb Nc प्लस Nd। अब क्या करोगे बताओ, ये D। अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या रिलेशन बनाओगे? सबसे पहली बात, क्या रिवर्स इसके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, हर कोई ध्यान दे, इसी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें आपको बतानी है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर K3 है तो K3 बराबर K1 के क्या होगा, ऐसे बताना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या A और B इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है? हाँ है, तो यहाँ पर भी तो वही है। C और D यहाँ पर भी तो वही है। अगर रिवर्स रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया गया है, एडिटिव लिखा गया है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कर देना है। पहला काम, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अभी पहला काम आपने कंप्लीट किया, फिर इन दोनों में क्या क्या कोफिशिएंट का डिफरेंस है क्या? अब बताओ, इसके कोफिशिएंट 1 1 1 थे ना, और इससे n n n हो गया। बताओ 1 में कितने से गुणा किया जाए कि n हो जाए? अब बताओ इसका मतलब इस रिएक्शन में इसको एडिटिव तो रखा गया, लेकिन इसमें क्या किया गया होगा बताओ? यहाँ से यहाँ पर आने पर n से मल्टीप्लाई किया गया। ये बात ध्यान देना, एक एक चीज़ें सीख रहे फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब n से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आप बताओगे जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे, जिस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, वही उसकी पावर बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 ऑब्जर्वेशन कर लिया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहला क्या होगा बताओ? पहला तो ये होगा कि जिस रिएक्शन से आपको रेफरेंस बनाना है, देखना है, तो पहले आप और जिस रिएक्शन का आपको दिया है वो देखना है जिस रिएक्शन का पूछा जा रहा है। फिर पहला ऑब्जर्वेशन इसमें आपका ये होगा कि आप ये बताओ क्या रिएक्शन वैसी ही है या फिर रिवर्स किया गया। वैसी है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर पहले वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिवर्स कर दिया गया तो नई वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर 1 पुरानी वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पहला ऑब्जर्वेशन। फिर आपने देखा कि वो सीधा ही साधा जैसा था वैसे ही है या फिर रिवर्स कर दिया गया। ये पहला ऑब्जर्वेशन था आपका। दूसरा क्या होगा, क्या उसमें नंबर एलिमेंट जितने भी हैं कंपाउंड्स हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उनके नंबर भी सेम है या फिर किसी नंबर से वहां पर मल्टीप्लाई किया गया। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां पर मल्टीप्लाई किया गया किसी से तो जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वही उसका पावर बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ये वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम साइड थे, मतलब रिएक्शन को पलटा नहीं गया है, एडिटिव था, तो मैंने K3 बराबर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधे सीधे लिख दिया सामने, K3 बराबर K1। फिर अगला ऑब्जर्वेशन ये होगा कि भाई इसमें n नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैंने कहा ठीक है मल्टीप्लाई किया है तो n यहाँ पर पावर लगा दो, हो गया रिलेशन इनका। और देखते हैं यहाँ पर, और देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे रिएक्शन आपको लिख देते हैं, ठीक है, NC प्लस ND ये बराबर है Na प्लस NB और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 ऐसा मान लेते हैं ना। मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर हमको 1 के रेस्पेक्ट में ही बताना है। तो पहले पहचाना A और B रिएक्टेंट, A और B कौन है? प्रोडक्ट। C और D कौन है? प्रोडक्ट। यहाँ पर C और D कौन बन के बैठा है? रिएक्टेंट बन के बैठा है। तो इसका मतलब आपने कहा रिएक्शन को तो पलटा गया, तो सबसे पहले ये लिख डालो K1, K4 बराबर 1/K1, पलटा गया तो 1/ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले का। फिर पलटा तो गया ही है, साथ ही साथ यहाँ पर 1 1 थे, यहाँ पर n आ गया, तो एक तो रिवर्स करके n नंबर ऑफ कोफिशिएंट से इसने मल्टीप्लाई किया है, तो आपने पहले रिवर्स देखा तो 1/K1 लिख दिया, फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो पावर लगा। आ रहा है समझ में क्या करना होता है? चलो एक और बताओ। ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बताना है पहला, तो मान लेते हैं इसका K4 K5 मान लिया मैंने। बताओ A और B रिएक्टेंट, A और B रिएक्टेंट, आपने कहा सेम साइड है तो सामने लिखो। अब बताओगे K1। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं आप? वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर n 1/n से मल्टीप्लाई किया गया। किससे मल्टीप्लाई किया गया? 1/n से। तो जैसे कि तैसे रखा गया है, उसके बाद 1/n कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई किया गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1/n से इसकी पावर लगा दें। तो जिसने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, चाहे n से करे 1/n से करे, पहले तो आप क्या करते हो, देखते हो रिएक्शन वैसी है कि रिवर्स किया गया, उसकी वजह से जो रिलेशन बनता है वो बनाया। फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, क्या जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया वो उसका पावर बना। बताओ आया समझ में यहाँ पर क्या होता है? तो अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जा रही। बस यहाँ पर 2 ही चीज़ें देखनी थी, रिएक्शन एडिटिव है या फिर रिवर्स किया गया। एडिटिव है तो बराबर सामने वाले का, ये बराबर पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिवर्स किया गया तो 1/n कर देना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया फिर उसके बाद पावर लगा देना। चलो आते हैं, वही आपको बताया कि A प्लस B का यहाँ पर K1 है, C प्लस D बना रहे हैं। अगर n से मल्टीप्लाई किया तो अब इसका वाला जो होगा यहाँ पर, मतलब इसको अगर K2 माने तो K2 बराबर K1 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो यहाँ पर ये हो जाता है। और पावर यहाँ से यहाँ पर आने पर n से मल्टीप्लाई किया ये, अच्छा 1/n से मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या हो जाता है? K1 की 1/n1। इसका वाला अगर निकालते तो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छा से आपको क्लियर होगा। अब चलो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, एक रिलेशन हम लोग देखने वाले। अगर मान लेते हैं कई रिएक्शन को जोड़ करके, कई रिवर्सिबल रिएक्शंस को मिलाया गया और मिला करके हमने एक फाइनल रिवर्सिबल रिएक्शंस बनाई, उस फाइनल रिवर्सिबल रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे, वो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मल्टी स्टेप रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना,
मान लेते हैं एक स्टेप है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए से किस में जा रहा है, वो बी में जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर अगले स्टेप में बी क्या कर जाता है, सी में जा रहा है। फिर अगले स्टेप में सी किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। फिर अगले स्टेप में डी जा रहा है ई में। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और अगर हमसे कह दे, ये 4 स्टेप आप देख रहे हैं, हमसे कह दे भाई हमें इस वाली रिएक्शन का बताओ, मेन रिएक्शन हमारा ये है, ए से अगर हम ई में जाएं, किस में, ए से ई में जाएं, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आया समझ में, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, ए से बी में, बी से सी से डी, डी से ई में। क्या कह रहे, अगर हम ए से ई में जाए, ए से डायरेक्ट ई में आए, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो अब आपको ये देखना है कि ए से ई में आने पर हम कौन सी रिएक्शन को जोड़ रहे हैं। जब रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो पता चलता है ये 1 2 3 4 ये चारों रिएक्शंस को हमें जोड़ना पड़ रहा है। जब ऐड करते हैं तो याद रखना, अगर सेम साइड सेम लोग आ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। अगर डिफरेंट साइड है, जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड, ये कैंसिल होते हैं। सी और सी से कैंसिल, डी और डी से कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, ए, और इधर क्या बचेगा, ई। तो कहने का मतलब ये जो फाइनल रिएक्शन का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये चारों रिएक्शन को ऐड करने पर ही मिलता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन बताया गया है, अब वो सही है कि गलत वो पता नहीं, अब इसको कंफर्म करेंगे। एक रिलेशन ये बताया गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो फाइनल वाली रिएक्शन है, ठीक है, इसका ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऊपर की रिएक्शंस हैं जितनी भी, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आपको फाइनल वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। सवाल आता है ये मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, ये ऐड क्यों नहीं करते यहाँ पर K1 + K2 + K3 K4, ऐसा भी हो सकता था क्या, मल्टीप्लाई ही क्यों होगा। तो उसके लिए अगर आपसे मैं कहूँ, यहाँ पर ये ध्यान दो, अगर इस रिएक्शंस के लिए जो आप यहाँ पर K इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखे तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे भाई इसके लिए तो हम यहाँ पर कहेंगे E की कंसंट्रेशन अपान, और क्या बोलोगे यहाँ पर, A की कंसंट्रेशन, यही तो बोलोगे, ठीक, ऐसा कुछ हो जाता है इनके लिए। लेकिन अगर K1 K2 K3 K4 के रेस्पेक्ट में देखें तो हम कहेंगे यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करो, तब आएगा उसकी वैल्यू। अब सवाल आता है क्या ये सच में मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। तो देखो, अच्छा इस रिएक्शन के लिए अगर K1 की वैल्यू लिखते तो क्या लिखते, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट B अपान A हो जाएगा। K2 की बात करेंगे तो K2 के लिए क्या हो जाएगा, C अपान A हो जाता है। और अगर इसके लिए लिखते हैं तो K3 के लिए क्या होगा, D अपान C, और K4 के लिए लिखेंगे क्या आ जाएगा, E अपान D हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर आ जाता है। तो आपने हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख करके आप बैठ गए, और आपसे इसका पूछा जा रहा है, इसका भी अगर पूछा जाए तो आप बताओगे E की कंसंट्रेशन अपान A की कंसंट्रेशन, ऐसे लिखते आप। फिर मैंने कहा या फिर आप एक काम करो, अगर आपको इनकी कंसंट्रेशन वगैरह ना दे E और A का, तो आपके पास एक रास्ता और बचता है अभी भी, क्या, आप यहाँ पर K1 K2 K3 K4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये सही है कि नहीं, उसी को देखने चल रहा है। अब हम कैसे देखेंगे पता है, K1 की वैल्यू क्या है कंसंट्रेशन के साथ, आप बताओगे B की कंसंट्रेशन अपान A की कंसंट्रेशन, और K2 का कितना आ जाता है, C की कंसंट्रेशन अपान क्या आ जाएगा, B की कंसंट्रेशन, और K3 की बात करते हैं वो क्या आ जाएगा, D की कंसंट्रेशन अपान C की कंसंट्रेशन, और K4 का क्या आ जाएगा, E की कंसंट्रेशन अपान क्या आ जाएगा, D की कंसंट्रेशन। ऐसा कुछ हो जाता है। और देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी वजह से B ऊपर है, यहाँ पर एक B नीचे कैंसिल, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल। तो बताओ ये जो K इक्विलिब्रियम आया है, इसकी वैल्यू ऊपर कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म बच रहा है, E, और नीचे कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म्स, A बच रहा है। अच्छा, उस रिएक्शन के लिए जब आपने यहाँ पर लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो भी यही तो आई थी, E की कंसंट्रेशन अपान A की कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब जब हमने इनकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कहीं न कहीं वो इसी की ही तो जानकारी दे रहा है। बताओ, इसका मतलब हमने एक कॉन्सेप्ट और बनाया यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस में। अगर कई रिएक्शन को आपस में जोड़ करके फाइनल रिएक्शंस बनाई जाए तो बिना किसी संदेह के हम क्या करते हैं, सभी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल रिएक्शन बनके तैयार होती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। बताओ, आया समझ में? अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले किसी रिएक्शन को अगर पलट दिया जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/1 हो जाता है, एज इट इज रखा जाए बराबर हो जाएगा, फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो उसका पावर बन जाएगा।
एक तो पहला कॉन्स्टेंट दिखाया, दूसरा यहाँ पर हमने दिखाया कि अगर मल्टी स्टेप की रिएक्शन है, कई रिएक्शंस को जोड़ करके हम फाइनल रिएक्शंस बना रहे हैं, उस फाइनल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमसे पूछा था, वो भी K1 K2 K3 K4 जितनी रिएक्शन को जोड़ा गया उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में पूछा था, तो एक सिंपल सी लाइन है, यहाँ पर क्या करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, बन जाता है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। ज़्यादातर जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा ना, वहाँ पर ऐसा नहीं कि 2 को दे करके तीसरा पूछ लेगा, तो वहाँ पर 2 ऐसे जोड़ करके वहाँ पर आ जाएगा, उसमें से हमें उसको घुमाना पड़ जाता है, किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। और इसीलिए आपको ध्यान देना है, जैसे अभी यहाँ पर A से B जा रहा था, इसका आपने लिखा K1, अगर पता चले हमें मेन रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए इसको घुमाना पड़ जाए, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के लिए तो कुछ नहीं करना था, तो घुमाना पड़ जाए, तब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर घुमा के लिखते हो, B यहाँ पर है यहाँ पर, तो उसको K1 ने अब क्या लिखोगे, 1/K1 लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर किया जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो। अभी के लिए 2-3 बातें याद रखना कि जिस रिएक्शंस को आपने जोड़ करके फाइनल रिएक्शंस बनाए, उसी के ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, आपको तो ये पता चला, यहाँ पर मैंने आपको बताया। चले आइए, क्वेश्चन से क्लियर होगा कि आपने समझा कि नहीं समझा ना। 2-3 बातें, बेसिक सब बातें थे, अगर आपको समझ में आ जाती है तो सब आसान है। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन SO2 जा रहा है, SO3 जा रहा है, SO2 और हाफ O2 में, ये है 4.9 × 10⁻²2। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कह रहे 2SO2 से क्या जा रहा है, 2SO3 में जा रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो बताओ, जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है, किसका, ये वाला ना, या फिर आप एक काम करो, इसको K2 मान लो, इसको मान लेते क्या K1, इसको मान लेते K2। पहली बात तो आपका पहला काम है कि आप K2 और K1 का रिलेशन बता सकते हैं। SO3 कौन है, रिएक्टेंट, यहाँ पर SO3 क्या बन के बैठा है, प्रोडक्ट। क्या रिएक्शन वैसी है कि रिवर्स किया गया है, पहली बात बताओ, रिवर्स किया गया। जो यहाँ पर रिएक्टेंट था, यहाँ पर प्रोडक्ट है। रिवर्स करने के बाद आपको तुरंत सबसे पहले यही काम करना है भाई, 1/K1। रिवर्स है तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, तुरंत के तुरंत 1/K1 लिख दो। अब अगला ऑब्जर्वेशन, क्या नंबर सेम है, बताओ। SO2 SO3 के कितने नंबर, 1, जबकि यहाँ पर 2 है। SO2 कितना, 1, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन आधा, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, आखिर इस रिएक्शन को तो एक रिवर्स किया गया और साथ साथ कितने से मल्टीप्लाई किया गया कि यहाँ पर 2 हो जाए। बताओ, 1 में कितने से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, 2 से ही ना। इसका मतलब आपने इसको रिवर्स किया और साथ ही साथ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। और जिससे मल्टीप्लाई किया है भाई, उसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाता है। तो बस अब वैल्यू रख करके सॉल्व करो। K1 की वैल्यू क्या है बताओ भाई, 4.9 × 10⁻²। और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा, इनका भी स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर होगा तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा। इनके पास आते हैं, बताओ कि ये 4.9 × 4.9 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना इसका मतलब, और ये 10⁻² है तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं, इतना तो आपको पता है। अच्छा, 10 की पावर नीचे 4 है तो ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 4.9 × 4.9, अगर हम राउंड फिगर करके देखें तो इसको 5 मान लेते हैं तो 50-25 हो जाएगा, ये 25। और आप बताएंगे यहाँ पर ऊपर 10⁻4 का मतलब 10,000/25, और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, मतलब कि 400 आ जाएगा, 400 के करीब। ये मैंने 5 माना, अगर नीचे वाली वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाओगे तो ऊपर वैल्यू कम आती। अगर 4.9 एग्जैक्ट रखते तो आपको बताया 400 से थोड़ा ज़्यादा आता। 400 से थोड़ा ज़्यादा कौन है, 416, ठीक है, उसको ठीक कर आ समझ में। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करते चलिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + O2 2NO, टी टेम्परेचर इतना है, इनका दे दिया और कह रहे मुझे इनका बताओ। चलो इसको फिर से मान लेते हैं, ये K1 है और ये कौन है, K2 है। चलो जब हम सॉल्व करेंगे, पहले रिलेशन बताओ, K2 बराबर आप क्या समझ रहे हैं, रिएक्शन वैसी है कि रिवर्स किया गया है। NO यहाँ का रिएक्टेंट है, मेन रिएक्शन में यहाँ पर NO कहाँ पर था, प्रोडक्ट साइड। आपको जब सेम साइड नहीं दिखे, इधर उधर हो गया, तुरंत के तुरंत, ऐसा नहीं अब इनको भी मिलाने लगे, तुरंत समझ लो कि ये रिवर्स कर दिया गया। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, K1। चलो आपने पहला काम कंप्लीट किया।
अब दूसरा काम भी कंप्लीट करके दिखाओ। वो क्या, क्या उनके नंबर सेम है? अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है, कुछ न कुछ पावर बनानी पड़ेगी। तो किसी को भी, कोई भी आप यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई भी उठा करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो हम NO को ही करते हैं। यहाँ पर इसके नंबर 1 जबकि यहाँ पर 2 है। बताओ 2 से 1 हो जाना कितने से गुणा किया गया होगा, खुद बताओ। 2 से, अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये गलत है। तब क्या करोगे, 2 से कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वैल्यू 1 आ जाए? आप बताओगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से 2 कैंसिल होगा तभी 1 आएगा। मतलब अगर 2 से उसको 1 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 से। इसका मतलब यहाँ पर 1/2 इसका क्या हो जाएगा? पावर। अब वैल्यू को रख करके सॉल्व करना है। 1/K1 कहाँ गया? यहाँ पर 4 × 10 की पावर -4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2। और 1/2 मतलब क्या बताओगे? यहाँ पर सबका पावर 1/2 हो जाता है। और बताओ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये तो 1 रहने देते हैं, इसकी पावर देखो, इसको 4 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, मतलब 4 की भी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2 होगी। ये देखना वहाँ पर मैं पूरा कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। जिसको दिक्कत होती है कैलकुलेशन वो भी यहाँ पर जिससे कि सीख पाए। यहाँ पर 1/2 आपको तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो कितना? 10 की पावर -2 आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बचता है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल केवल 2 बचेगा और यहाँ पर 10 की पावर क्या बचेगा? -4 से -2। अच्छा इन भाई साहब को ऊपर भेज दो तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा, मतलब 100 और नीचे 2। अब बताओ कितना आ जाएगा सॉल्व करने? बताओ 50 आ जाएगा, 50 आ जाता है वहाँ पर। कौन सा ऑप्शन? डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए हटा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे K1 and K2 are the equilibrium constant of the two reaction। कह रहे K1 and K2 are the equilibrium constant of the two reaction। और यहां पर आपसे ये पूछा गया कि आपको ये रिएक्शंस दिखाया गया और तीसरी रिएक्शन का पूछा जा रहा है। अब आ गया एडिशन वाला केस। ठीक है, कौन सा केस आ रहा है? यहाँ पर एडिशन वाला केस आ रहा है। चलिए थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आते हैं यहाँ पर कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। आप देख रहे हैं XeF4 से यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हमको दिया गया, वाटर से XeOF4 यहाँ पर ये बन जाता है। फिर दूसरी रिएक्शन ये है, फिर हमसे इस रिएक्शन का कह रहे हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, और सारे ऑप्शन K1 K2 के साथ आपको बनाएंगे। तो अब सवाल आता है हमें करना क्या है। देखो इसमें एक लॉन्ग मेथड भी होगा, एक शॉर्ट मेथड भी होगा। पहले मैं लॉन्ग वाला आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन करना है, वो ध्यान से समझो। देखो जब भी ऐसे कुछ रिएक्शंस दे 2 दिया है, कल को 3 4 दे सकता है, फिर किसी एक रिएक्शन का पूछे, तो जिस रिएक्शन का पूछा जाए हमें करना क्या है, ठीक है, उनका एक एक रिएक्टेंट या फिर एक एक प्रोडक्ट आप पकड़ते जाओ। ठीक है, और उसको देखो वो जो दी गई रिएक्शन उसमें मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो मैच कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन से मैच कर रहा है और क्या वो सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। चलिए जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अगर हम इन दोनों को मिला करके, ऐसा नहीं दोनों कैसे जैसे दिया गया वैसे जोड़ देंगे बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होने के चांसेस कम है। हो भी सकता है कभी कभार लेकिन ऐसे चांसेस कम है। अब आपको क्या करना है, XeO4 आप देखो, XeO4 कौन सी रिएक्शन में, इसमें क्या इसमें है कहीं पर नहीं। अब बताओगे इसमें दिख रहा है, क्या वो सेम साइड है? बताओ क्या वो सेम साइड? आप बताओगे हाँ सेम साइड है। तो मतलब कि अगर कोई भी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर की दोनों रिएक्शंस में से, अगर वो आपको किसी एक रिएक्शंस में दिख जाता है तो पहले आपको देखना है क्या वो सेम साइड है, सेम साइड है। क्या उसके नंबर सेम है? हाँ सेम है, ये भी 1 ये भी 1। मतलब इस रिएक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसा है वैसे लिखना है। अब चलो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। अब बताओगे यहाँ पर XeO4 ठीक है प्लस XeF6 ये जाएगा किस में? अब बताओगे यहाँ पर XeOF4 प्लस XeO3F2। और आपको बताया जब इस रिएक्शन को हमने कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि जो हमारी मेन रिएक्शन में जिस साइड चाहिए था उसी साइड ही है और जितने नंबर चाहिए तो उतने नंबर ही है, तो कोई छेड़खानी नहीं। तो अब बताओ कि जब एडिटिव हमने रखा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 था, अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K2 ही होगा। ठीक है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं अगला कोई रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो भी होगा हमारे पास HF है, HF को देखते हैं।
अब सवाल आता है HF इन दोनों रिएक्शन में कहाँ पर है। कहा कि भाई इसमें तो नहीं है, इस वाली रिएक्शन में। वो भी कौन सी साइड है, क्या सेम साइड, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सेम साइड नहीं है, मतलब कि उल्टी साइड है। तो अब हमें बताओ, ये बनाने के लिए तो हमें इसको घुमाना पड़ेगा ना, इसको घुमा के इधर साइड लाना पड़ेगा, तभी तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन पाएंगे। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन अपने यहाँ पर तो देख लिया भाई रिवर्स साइड है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये होगा कि क्या उनके नंबर से हम बताओगे 2, यहाँ पर भी कितने 2 मैच कर रहे हैं, मतलब कि नंबर सेम है, बस जगह बदली हुई है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली रिएक्शन को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। आर को मतलब रिवर्स कर देते हैं, और जब इस रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, देखो घुमा के लिख रहा हूँ मैं। और अब बताओगे यहाँ पर अब XeOF4 होगा, ठीक है, प्लस 2HF होगा। उसके बाद यहाँ पर ये K1, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा XeF6 होगा, प्लस यहाँ पर H2O होगा। ऐसा कुछ हो जाता है। क्योंकि नंबर इनके सेम थे तो हमने इनको कुछ बदला नहीं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस रिवर्स कर दिया, R फॉर रिवर्स। अब सवाल आता है क्या सच में हमने सही अरेंजमेंट किया कि नहीं। देखो अब क्या था कि हमें इस वाली रिएक्शन का इस वाली रिएक्शन के साथ हमने जब 2 ही लोगों को पकड़ा तभी पता चल गया ये रिएक्शन एसिडिटीज रहेगी और इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब हमें और कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, हमने 2 रिएक्शन था, दोनों रिएक्शन के साथ इनका रिलेशन देख लिया। अब सवाल आता है अगर इन सबको अब जोड़ दिया जाए और ये रिएक्शन हमें मिल गई तो इसका मतलब हमने सही अरेंजमेंट किया है, और नहीं अगर कर पाए तो वहाँ पर ही हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जब इस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया, क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब भी K1 ही रहेगा, नहीं, अब क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जोड़ते हैं इनको। तो XeF4 यहाँ पर कैंसिल, XeF6 कैंसिल, और कुछ कटेगा नहीं। चलो देखो इसको, इधर कौन बच रहा है, XeOF4, यहाँ पर 2HF बच रहा है, और इधर साइड आते हैं तो यहाँ पर यानी ये बच रहा है XeO3F2 प्लस H2O। ऐसा कुछ हो गया। अब बताओ क्या ये रिएक्शन इसे मैच करे पूरा, अब बताओगे हाँ डिक्टो मैच कर रही है। और इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा गया तो आपको क्या करना था, देखो मैंने आपको ये बताया जिन रिएक्शन को जोड़ करके फाइनल रिएक्शंस बने उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब ऐसा नहीं आप बताओ कि K1 K2 कर दिए काम बन गया, नहीं, ये ऐसी रिएक्शंस नहीं थे, इसको पहले हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा, तब जा करके ऐड किए, तब ये रिएक्शंस मिली है। तो अब हम उनको भूल जाएंगे, अब हम इनको याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं की रिएक्शंस को ही ऐड करने पर हमें ये मिला है। तो अब इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये पहले वाले का क्या बोलेंगे 1/K1, तो अब K1 नहीं, क्या लिखेंगे 1/Kn, इसके लिए क्या लिखेंगे K2। अब इसको सही से लिखेंगे क्या आ जाएगा K2/K1, ये इनका रिलेशन होगा। आया समझ में। तो K इक्विलिब्रियम बराबर 1/K1 इंटू K2। अगर आप K1 K2 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप एडिटिव जोड़ करके बनता तब तो हम कह देते हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हमने बदली हैं, इसको घुमाना पड़ा और उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, तब जा करके आप बताओगे ऐसा हुआ है। तो चलो अब बताओ यहाँ पर आया रिलेशन, तो K2/K1 कौन सा ऑप्शन, ये डी वाला हो जाता है। चलो ये तो आपको बताया था, यहाँ पर पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड। सेकंड आप देखते ही कैसे कर सकते हो वो चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सेकंड आप कैसे देखते ही कर सकते हो। सेकंड याद रखना, चलो मैं इधर बता रहा हूँ आपको, एक काम ये करना, देखो जो मेन रिएक्शन में है, ठीक है, वो जाहिर सी बात ऊपर की किसी न किसी रिएक्शन में जरूर होंगे, और ये भी मान के चलना किसी एक ही रिएक्शन होंगे, हो सकता है अगर 2 में होंगे तो ऐड हुए होंगे, तो आगे 1-2 किस आएगा वहाँ पर बताएंगे। अब आपको इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए तो आपको एक काम करना है, पता है क्या, आपने XeOF4 को देखा, XeOF4 को देखा, XeO4 को देखा, तो आपने देखा इन दोनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन में, सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या सेम साइड है। अगर सेम साइड है, नंबर सेम है, तो ये बराबर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम साइड दिखा जो भी रिएक्शन में, ठीक है, आपने जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर वो सेम साइड किसी रिएक्शन में दिख जाए तो बराबर उसके सामने उसको लिख देना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर उसके बाद नंबर सेम है तो किसी को पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने अगला ऑब्जर्व किया किसको, HF को। HF इन दोनों रिएक्शन में पहली वाले में है, वो भी अपोजिट साइड, जैसे अपोजिट देखा आपने कहा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बताएगा K1, कहा कि पहले 1/K1 लिखो फिर सोचा जाएगा। फिर देखा गया इनके नंबर चेक करो,
2 है, ये भी 2 है। अब बताओगे बस नंबर सेम है तो कोई पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही रख देना है। तो अब बताओगे K2/K1 आ जाता है ये डी वाला से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, रिएक्शन को अपने हिसाब से पहले एडजस्ट करो, जब वो एडजस्ट हो जाएगा तब जा करके ऐड करो, और जब हमने एडजस्ट करके ऐड किया अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके फाइनल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा। या फिर मैंने आपको ऐसा बताया, एक एक रिएक्टेंट को ऐसा देखते जाओ, देखो दोनों में से कहाँ पर है, अगर सेम साइड मिल गया तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सामने लिखना, अपोजिट दिख जाए तो 1/, करके लिख देना। फिर नंबर सेम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर सेम नहीं है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो वो उनकी पावर बना देना। चलो अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे और भी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहे फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। कह रहे एक रिएक्शन N2H2 अमोनिया बन रहा है, K1 है, इसका K2 इसका K3 है। हमसे किसका पूछा जा रहा है? कह रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू O2 गिव NO। कह रहे अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएं ऑक्सीजन से और वो NO का फॉर्मेशन करे तो ऐसी जो रिएक्शंस बनेगी उसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेन रिएक्शन है, पहले हम उस मेन रिएक्शन को लिखते हैं, ये क्या बोलता है आपको पता है। अमोनिया का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके कह रहे किस में पहुंचेगा, NO में। चलो NO में पहुंचा दो। आपको पता है जब हम ऐसे कंपाउंड्स को जलाते हैं जिसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस में पहुंच जाता है, वाटर में पहुंच जाता है। अब बताओ वाटर 3 वाटर, जितना हाइड्रोजन होता है रिएक्टेंट साइड उसका आधा बनता है। यहाँ पर 3 है, 3 का आधा आप 1.5 लिखोगे। इससे अच्छा एक काम ये कर देते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाएगा 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी तभी आप बता पाओगे। अच्छा 2NO किया तो यहाँ पर चलो ठीक है, हाइड्रोजन का हिसाब बराबर हो जाए, 3 2 6, 3 2 6। लेकिन अब नाइट्रोजन 2 हो गए तो अब इसको हिसाब बराबर करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखना क्या करना है। अब बताओगे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दे, इधर टोटल ऑक्सीजन कितना 2 और 3 5, और आपको पता है जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड है उसका आधा यहाँ पर आगे लिखेंगे 5/2। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, इसी के लिए कह रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता पाओ तो बताओ। ये नीट में 2-3 बार पूछा गया, 2 बार तो उन्होंने ये मेन रिएक्शंस लिखी थी, एक बार नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं। चलो आपके पास, हमारे पास जगह है तो मैं जल्दी से यहाँ पर मेथड यूज करता हूँ। पहला मैंने आपको बताया अमोनिया को पकड़ो, इन दोनों रिएक्शन में अमोनिया कौन सी रिएक्शंस में है। अब बताओगे पहले वाले में क्या सेम साइड है, नहीं। अगर सेम साइड नहीं है तो उसको रिवर्स करके लिखो, उसको घुमा करके इधर करो जिससे कि हमारा रिएक्टेंट साइड ये बना रहे। अब आप बताओगे क्या हो जाएगा 2NH3, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा N2 + 3H2। और याद रहे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी K1 कहलाएगा नहीं। अगर आपने रिएक्शन को पलटा, अब ये K1 नहीं है, अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 कहा जाएगा। चलिए अगला ऑब्जर्वेशन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है, तो डिसाइड नहीं हो रहा है किसके साथ कैसा रिएक्शन। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और ऑप्शन है। अगर रिएक्टेंट से नहीं क्लियर हो पा रहा है तो हम प्रोडक्ट साइड जाएंगे, और प्रोडक्ट साइड जाते हैं तो हमें NO मिला, और इन तीनों रिएक्शन में NO कहाँ पर है, ये वाली रिएक्शन में। क्या वो सेम साइड है, सेम साइड है। तो कहने का मतलब जब इस रिएक्शंस को हम बना करके लिखेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर अगला काम, क्या इसके नंबर सेम है, बताओगे ये 2NO, यहाँ पर भी 2NO, बिना किसी बदलाव के एडिटिव इसको लिख दो, तब बताओगे तब यहाँ पर लिख देंगे N2 + O2, ये क्या बन जाता है यहाँ पर। अब बताओगे 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। पहले K2 था, अब जो कोई बदलाव ही नहीं किया गया तो अब भी क्या होगा, K2 ही होगा। चलिए और किसी को देखें, ये वाली रिएक्शन वाटर है, इन तीनों रिएक्शन में वाटर कहाँ पर है, आप बताओगे 3rd नंबर की रिएक्शंस में, और 3rd नंबर की रिएक्शन में वाटर दिखा, ठीक है। तो अब ये बताओ सेम साइड है, आप बताओ हाँ ये भी प्रोडक्ट होगा, तब तो बड़ी अच्छी बात है, इसको घुमाना नहीं, एडिटिव रखना है। फिर नंबर भी देखो, ये कितने हैं 3, जबकि ये 1 है। बताओ 1 से आपको 3 बनाने हैं, तो क्या करोगे वहाँ पर रिएक्शन को एडिटिव रखेंगे, लेकिन याद रहे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब H2 नहीं, अब कितना हो जाएगा 3H2। अब ये O2 नहीं, हाफ O2 था ना, अब कहेंगे 3/2 O2। अब ये H2O नहीं, क्या हो जाएगा 3H2। चलो इतना तो आपने लिख दिया, लेकिन अगली चीज़ क्या अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 बोला जाएगा? अब बताओ K3 तो होगा ही होगा, लेकिन एट इट इज है तो K3 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तब इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। अब अगला चीज़, आपने सारी चीज़ों को एडजस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात अगर 3 रिएक्शंस हैं और फाइनल रिएक्शंस बने हो तीनों की वजह से, तो वहाँ पर तीनों में ही आपको चेक करना पड़ेगा। तीनों रिएक्शन का व्यवहार इस रिएक्शन के साथ हमने देख लिया। अब इसको ऐड करते, अगर ऐड करके आपकी सच में रिएक्शंस बन गई तब तो आपने सही सब कुछ अरेंजमेंट किया, अगर नहीं बनी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो चलो ऐड करके देखते हैं यहाँ पर। अब ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पर 3H2, यहाँ पर 3H2 कैंसिल, नाइट्रोजन NO2 N2 कैंसिल, और कुछ कट रहा है? चलो और कुछ नहीं कट रहा मेरे ख्याल से। अब बताओ इधर साइड रिएक्टेंट साइड क्या बच रहा है? अमोनिया, कितने 2NH3, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर भी बचा, यहाँ पर सेम साइड होगा तो कैंसिल नहीं होगा, ऐड होगा। ये 3/2 था और ये 1 है, ऐसा कर सकते हैं ये 1.5 है और ये 1 है, 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और 2.5 का मतलब हम लिख सकते हैं क्या 5/2 O2, सही है। अब इधर आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है 2NO, ठीक है लिखो भाई, और क्या बच रहा है 3H2, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। चलो क्या यही सेम है क्या? आप देखेंगे यहाँ पर 2NH3 5/2 O2 2NO 3H2O, सही है। तो अब इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तब बताओ क्या लिखोगे? ये जिन रिएक्शन को, अब इनको भूल जाओ, इनको जिन रिएक्शन को आपने ऐड किया उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। पहले वाले का क्या है 1/K1, दूसरे वाले का क्या है K2, तीसरे वाले का क्या है K3, लेकिन उसकी पावर क्या होगी भाई 3। अब इसको व्यवस्थित लिख दो यहाँ पर, आप बताओगे क्या हो जाएगा K2 इंटू K3 की पावर 3/K1, ये रिलेशन होगा। आ समझ में? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन नीचे लिखा गया, डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जिसमें यहाँ पर ये लिखा गया था के बराबर, वहाँ पर अब बताओगे K2 इंटू K3 की पावर 3/K1, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो बताओ कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है? यहाँ पर रिएक्शन को एडजस्ट करके वहाँ पर आपको करना। चलो यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप देख करके वहाँ पर तुरंत के तुरंत कर सको। और जब यहाँ पर आते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम देखते हैं, तो ध्यान से ये तो पूरा मेन प्रोसेस मैंने आपको बताया, आप देखते ही कैसे करेंगे वो समझो। मैंने कहा था भाई यहाँ पर देखो एक एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते जाओ, जिससे कि आपको तीनों रिएक्शन का व्यवहार जब तक ना मिल जाए। हमने अमोनिया को पकड़ा, इन तीनों रिएक्शन में अमोनिया कौन सी साइड है? पहली वाली रिएक्शन वो भी अपोजिट है। अपोजिट जैसे आपने सुना, आपने कहा अभी रुको, अभी पहले 1/K1 कर ले, फिर जो मन करेगा करेगा, 1/K1 कर लिया। फिर अगला ऑब्जर्वेशन इसी में क्या नंबर से हम बताओ कि यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कुछ बदलाव नहीं करना है, बस हो गया इसका काम। फिर आगे आते हैं ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन में व्यवहार नहीं पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास और भी हैं ऑप्शन। हम NO को पकड़ते हैं, NO कौन सी रिएक्शन में है? दूसरी वाली रिएक्शन, क्या सेम साइड है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट, आपने कहा पहले यहाँ पर लिख लेते फिर देखते हैं, लिख दिया सामने। फिर अब देखते हैं नंबर 2 और 2 सेम है, बड़ी अच्छी बात है, किसी से पावर नहीं लगानी। फिर उसके बाद आते हैं वाटर को चेक करते हैं तीनों रिएक्शंस में। वाटर आपको कौन सी साइड दिख रहा है? ठीक है प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड है, आपको सेम साइड दिखा तो पहले यहाँ पर K3 सेम साइड, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सामने लिखना है, अपोजिट साइड तो नीचे। तो अब यहाँ पर 3, लेकिन अब साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक वाटर था तब K3 था, यहाँ पर 3 है, तो आपको बताओ इसकी पावर क्या कर देना 3। यही तो आपको समझाया यहाँ पर कब से। आप इसको बना करके देखो, या फिर रिएक्शंस देख लिया फाइनल रिएक्शंस, उसके बाद खुद खुद वहाँ पर बनाते चले गए, ऐसा कुछ होता है। चलिए मिटाए इसको, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कह रहे फॉर अ रिएक्शन N2 प्लस O2 क्या बना रहा है 2NO, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 फॉर द रिएक्शन 2NO प्लस O2 क्या बना रहा है 2NO2, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस। इस रिएक्शन का क्या होगा? अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको शॉर्टकट तरीका बताया
आप उसको कर पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अगर सीख पाए तो चलो उसी से हम करते हैं, अब बहुत इधर उधर घुमाते फिराते नहीं। चलो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, हर कोई बताएगा, तैयार है? हर कोई तैयार है? तो चलो बताओ क्या करना है। पहले इनको पकड़ लिया, NO2। बताओ इन दोनों रिएक्शन में NO2 कहाँ पर है? N2 + O2 ONO नहीं लिखा, ONO + O2 NO2, ये पकड़ में आ गया। पहली बात, क्या वो सेम साइड है? आप बताओ कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले काम कर डालो ना। यहाँ पर इसका क्या बताया उन्होंने? K2, 1/K2 करो, पहले कर दिया 1/K2। फिर अगली बात, क्या नंबर भी सेम है? बताओ कि 1 है जबकि वो 2 था, तो 2 में कितने से गुणा करोगे कि 1 आए? 1/2 से, तभी तो वहाँ पर 1 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ पर आने पर एक तो रिवर्स किया गया, उसके बाद 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? 1/2। चलिए इनका व्यवहार तो पता चल गया इस वाली रिएक्शन का, अभी पहला वाला पकड़ में नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर NO2 को पकड़ लेते हैं। इन दोनों रिएक्शन में N2 कहाँ पर है? आप बताओ कि यहाँ पर है, और ये कौन है? रिएक्टेंट, जबकि ये कौन है? प्रोडक्ट है। उल्टा दिखा तो आप तुरंत पहले यहाँ पर ये काम करो, 1/K1 कर दो, कर दिया। फिर नंबर देखो, ये आधा है जबकि 1 है। बताओ 1 में कितने से गुणा करोगे कि आधा है? 1/2 से करोगे तभी तो 1/2 आएगा। बताओ 1/2 से करोगे तभी तो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब एक तो इसको भी रिवर्स किया गया और उसकी पावर 1/2 किया गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर, अब बताओ इसको व्यवस्थित, दोनों की पावर 1/2 है। एक काम करते हैं यहाँ पर K1 × K2 और इसकी पावर क्या कर देते हैं? 1/2। ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन, 1/K1 K2 की पावर ½ तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी एक रिएक्शंस को देख करके कोई दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे, या फिर कई सारी रिएक्शंस देख करके आपको किसी एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए तो हम उसको कैसे बताते हैं। यहाँ समझ में बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर आप PYQ वगैरह देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो समझ लो करने के लिए ही आता है, ठीक है? कभी वो छोड़ने ओढ़ने के लिए नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन का आप गलत करके आओ, वो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, लगभग लोग उसको सही करके आते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अगर आता है तो अच्छा करो, वहाँ पर सही करके आओगे। चलो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाने वाला हूँ यहाँ पर कि अगर मान लेता हूँ कि मैं आपको 4 केमिकल रिएक्शंस लिख देता हूँ, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और चारों का अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको वहाँ पर लिख करके दे दूँ, एक का 10 है, एक का 20 है, एक का 30, 140 है, और अगर सबकी वैल्यू को देख करके आपसे वहाँ पर अनुमान लगाना हो कि ये बताओ इन सभी रिएक्शंस में किसका रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, किसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इन सभी रिएक्शन में रिएक्टेंट कहाँ पर ज़्यादा दिखेगा, इन सभी रिएक्शंस में प्रोडक्ट कहाँ पर ज़्यादा दिखेगा, तो क्या आप उनकी वैल्यू को देख करके ऐसा कोई अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है, वही टॉपिक मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू, अगर जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल लिया तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें खुद बताते चले जाएंगे। केवल वैल्यू कोई हमें बता दे, 2-3 रिएक्शंस का आपस में एक दूसरे का कंपेरिजन करके सारी चीज़ें बता सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। मान लेते हैं एक रिएक्शंस में यहाँ पर लिख देता हूँ A + B, वो जा रहे C + D बना रहे हैं। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब वैल्यू हम लिखते हैं कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन अपान A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ हो जाता। ठीक है, और अब यहाँ पर ध्यान देना, अब बताओगे C इंटू D की कंसंट्रेशन अपान A इंटू B की कंसंट्रेशन, ऐसा लिख दिया। तो खुद बताओ यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, सोच के बताना। तो याद रखना यहाँ पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा कब आ जाएगी, जब C और D की वैल्यू उस रिएक्शंस में ज़्यादा हो तब, या फिर A और B की ज़्यादा हो। आप खुद देखो, C और D मतलब प्रोडक्ट तो सामने लिखे गए हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखा गया। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा ही तो आएगी। मतलब जब इक्विलिब्रियम बन रहा है, मैंने कहा था इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की कम हो, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो, रिएक्टेंट की ज़्यादा, कोई भी हो सकता है, दोनों के बराबर भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है।
तो मान लेते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम बनी, वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया, और अगर मैं ऐसे कह दूं कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम हमने देखा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रही है रिएक्टेंट से, इसका मतलब के की वैल्यू अब आपको क्या होगी, ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रही थी, तो बताओ ये इसके उल्टा चल रहा है नीचे, तो ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा मैथमेटिकली भी सोचो, अगर ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर ये वैल्यू बढ़ाते जाएं नीचे वाली, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, के की वैल्यू बढ़ेगी। या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं भाई, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर समझना P फॉर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर बनेगी, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा आएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन में कम आ रही है, मतलब के की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम। ये देखो, ठीक है, के इक्विलिब्रियम कह रहे प्रोडक्ट बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट घटा तो हम भी घटेंगे। तो रिएक्टेंट से इनका रिलेशन ये देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूले से आप देखो यहाँ पर पता चलेगा। अगर वही कह रहे हैं, अगर R फॉर रिएक्टेंट में ले रहा हूँ, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी, ये नीचे वाली वैल्यू ये बढ़ती जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो आप बताओगे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ भाग जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही। आखिर कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी। जब रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाता है, कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम आएगी। ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, आया समझ में। तो चलिए अब एक और लाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आ जाते हैं टॉपिक पर। हमेशा रिएक्शन में कौन ज़्यादा बनेगा, याद रखना, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा बनता है। हमेशा किसी केमिकल रिएक्शंस की बात होती है कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही ज़्यादा बनता है, और बड़ी आसानी से बनता है। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर किसी रिएक्शंस में रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको रिएक्टेंट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो समझना, आप सारी कड़ियों को जोड़ना। अगर किसी रिएक्शंस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। अब इसको उल्टा करो, अगर किसी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका मतलब प्रोडक्ट कब ज़्यादा स्टेबल होगा, कब कम स्टेबल होगा, इस बात को अगर बताना हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से बता सकते हैं। तो वही आपको बताया गया, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कह रहे कॉन्सेप्ट, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी इजियर इज द फॉर्मेशन। ये याद रखना, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा बनेगा और बड़ी आसानी से बनेगा। और इन सब में याद रखना कि अगर स्टेबिलिटी की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए वहाँ पर, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो केपी हो चाहे केसी हो। क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है भाई, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा तभी के की वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मतलब कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा। लेकिन रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पूछ के देखो, कहता है हम तो के इक्विलिब्रियम के उल्टा चलते हैं, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा बनेगा तो के की वैल्यू क्या आएगी, कम। इसीलिए एक लाइन याद रखना, मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आप चाहो तो यहाँ पर याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे वो केपी की वैल्यू हो चाहे वो केसी की वैल्यू हो, कभी 4 रिएक्शंस के लिए आपको दे दिया जाए तो याद रखना, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो आप बताओगे जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन चारों में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा, अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी देखी जाए तो बताओगे जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम आएगी, उसी का रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पहला एप्लीकेशन हमने देखा कि के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख करके हम वहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। अगर के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, के की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल। बस सब कुछ मिला करके ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर सच में आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन नीचे है, क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो आपसे बताया गया यहाँ पर, पहले आप यहाँ पर खुद डिसाइड करो
कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ डिसोसिएशन ऑफ वेरियस ऑक्साइड ऑफ ए आर एज फॉलो। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑक्साइड्स दिए गए, ऑक्साइड ये हैं, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन और एलिमेंट्स अलग हो गया नहीं, ऑक्साइड्स हैं, अलग अलग ऑक्साइड एक आपको दिया गया है और कहा गया है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, कैसा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इन सभी चारों रिएक्टेंट में से, फिर उसके बाद किसका नंबर, फिर उसके बाद और सबसे लास्ट में कौन होगा। तो बताओ, आपसे पूछा गया है कि भाई हमें वेरियस ऑक्साइड है, हमें ऑक्साइड का क्या करना है, अरेंज द ऑक्साइड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी। अच्छा, इस रिएक्शन में ऑक्साइड है कौन, ऑक्साइड का मतलब रिएक्टेंट बोला जा रहा है कि नहीं, क्या बोला जा रहा है आपसे, रिएक्टेंट बोला जा रहा है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भाई जब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की आए, ठीक है, आप कह सकते हैं आर मतलब रिएक्टेंट की आए, इसका मतलब क्या, 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आप बताओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके हिसाब से बताइए, आपको सबसे बड़ा फिर कम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। तो बताइए आप क्या देखेंगे, के की वैल्यू जिसकी सबसे कम वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये। तो के की वैल्यू बताओ, ये 30 पावर 10 की पावर 27, 13, ये 29, सबसे छोटा पकड़ में आ गया कौन है, 10 की पावर 13। इस रिएक्शन के लिए 10 की घाते 13 आपको मिल रहा है, और यहाँ पर जो ऑक्साइड है वो कोई और नहीं कौन है, AO2 है। तो अब बताओगे इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात आएगी, तो AO2 सबसे ज़्यादा स्टेबल निकल गया। उसके बाद बताओ 13 के बाद किसका नंबर आएगा, 27 आएगा ना, 27 आता है वहाँ पर 27, तो यहाँ पर किसका नंबर आ जाएगा, AO। उसके बाद किसका नंबर आएगा यहाँ पर, ये 27 के बाद 29, फिर 30 का नंबर आएगा, तो 29 का मतलब ये कौन है, 29 वाले ये हैं A2O5। उसके बाद किसका नंबर, 30 वाले का A2O। आया समझ में, ऑक्साइड का मतलब रिएक्टेंट, क्योंकि ऑक्साइड सबके सब यहाँ पर रिएक्टेंट है, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने तुरंत के तुरंत कॉन्सेप्ट लिखा और वहाँ पर सॉल्व किया और आपने ऑर्डर बना के तैयार किया, और देखते हैं ऐसा ऑर्डर कहाँ पर आता है। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर अगर देखते हैं यही वाले पे आ जाता है, सेकेंड वाले पे ही सही हो जाता है। ठीक, सेकेंड वाले पे कॉन्सेप्ट लग जाता है। चलो दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन तो आपको बताया, अब दूसरा एप्लीकेशन, पहला वहां पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या कैसे होगा। अब यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन जो इसका हम लोग देख रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में ज़्यादा गई है, फॉरवर्ड में ज़्यादा गई है कि बैकवर्ड में ज़्यादा गई है, कि लगभग बीच में वहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो किसी भी कंसंट्रेशन के साथ बना सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। अगर फॉरवर्ड में ज़्यादा जाने का मतलब क्या, इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बना है, रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट ज़्यादा है, तब इसके साथ इक्विलिब्रियम बनी। और ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम, उसके साथ इक्विलिब्रियम। ऐसा भी हो सकता है दोनों की आसपास की मात्रा हो तब इक्विलिब्रियम बने, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको देखने को मिले, तब वहाँ पर आप बताओगे इक्विलिब्रियम बन गया। तो अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में कहता है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट टू विच एक्सटेंट अ रिएक्शन कैन प्रोसीड। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वैल्यू को देख करके आप बता सकते हो कि कौन रिएक्शन आपको प्रोडक्ट साइड ज़्यादा गई है, रिएक्टेंट साइड ज़्यादा गई है, या फिर लगभग मिडिल में ही है। देखो कैसे कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आई तो कौन ज़्यादा बना, प्रोडक्ट ज़्यादा बना, तभी तो ज़्यादा आएगा। और प्रोडक्ट ज़्यादा बना तो प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा बनेगा, आगे जाने पर बनेगा ज़्यादा कि पीछे जाने पर, आगे जाने पर। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा गई है कि नहीं। और अगर वही हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी कम देखने को मिलती है। कम आने का मतलब यहाँ पर ये जाहिर हो गया प्रोडक्ट कम स्टेबल है, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। और रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल का मतलब रिएक्टेंट कैसे बनता है बताओ, बैकवर्ड में आकर के। इसका मतलब रिएक्शन ओवरऑल बैकवर्ड में ज़्यादा जा रही है, फॉरवर्ड में कम जा रही है। और अगर हमें उसकी वैल्यू लगभग के की वैल्यू लगभग आपको एक अच्छी खासी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तब इसका मतलब कहेंगे वहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट लगभग दोनों की अच्छी खासी मात्रा वहाँ पर, अमाउंट्स वहाँ पर प्रेजेंट है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं।
चलिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर यह है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर के की वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा आ रही, ग्रेटर देन 1, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी, तो आपको पता है बड़ी वैल्यू कब आएगी। इसका मतलब वहाँ पर कंफर्म हो गया, वहाँ पर स्टेबल कौन है, रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आपको बताया प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर के की वैल्यू ज़्यादा तो आप वहाँ पर बिना संदेह हम कहेंगे भैया यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो फेवर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उस रिएक्शन के दिमाग में यही चल रहा है भैया जल्दी से हम प्रोडक्ट बनाते जाए। तो मतलब कि वो रिएक्शन प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना पसंद कर रही है। कैसे आपने बताया प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना पसंद कर रही है, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को नोटिस किया, आपको वैल्यू ज़्यादा दिखी, आपने कहा इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, मैंने हमेशा से कहा जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन हमेशा उसी को ही ज़्यादा बनाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना पसंद करेगी। फिर यहाँ पर ये वाला केस देखते हैं, अगर के की वैल्यू लेस देन 1, मतलब 1 से काफ़ी छोटा निकल गया, और काफ़ी छोटी वैल्यू का मतलब वो क्या बताना चाहता है, यहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट। कौन ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट। और जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसी को ही तो ज़्यादा बनाना पसंद करेगी। और बताओ रिएक्टेंट को अगर ज़्यादा बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब रिएक्शन क्या चाहती है, वहाँ पर रिएक्टेंट फेवर, जो भी रिएक्शन है वो क्या चाहेगा, फेवर टू रिएक्टेंट फॉर्मेशन। तो जो स्टेबल होगा उसी को ही बनाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो अगर के की वैल्यू काफ़ी कम है तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल, मतलब रिएक्टेंट को बनाना पसंद करता है। और इसकी वैल्यू लगभग 1 के आसपास आ जाए, या फिर कह सकते हैं वहाँ पर मतलब आपको ऐसा एक रेंज में मिल जाता है, अच्छी खासी वैल्यू मिल जाती है ना, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं कह सकते, लगभग आप कह सकते हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब उन दोनों की अच्छी खासी मात्रा वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो ऐसा होता है। यहाँ पर हम एक टेबल देखते हैं जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में ऐसा 3 डाटा दिया गया है। ठीक है, 3 वैल्यू आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक में कहा गया है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लगभग इसके रेंज में आ जाए 10 की पावर -3, और एक में बताया अगर 10 की पावर 3, और एक में अगर 10 की पावर 1 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं अगर 10 की पावर -3 से आप क्या समझते हैं, आपका क्या कहना 10 की पावर -3 जैसी वैल्यू पर? आप तो यही कहोगे ना ये तो बहुत कम वैल्यू है भाई, 10 की पावर -3 मतलब छोटी वैल्यू है। अब फिर से कहानी जोड़ते हैं, छोटी वैल्यू का मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल है, अब बताओगे रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन किधर जाना ज़्यादा पसंद करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना वहाँ पर ज़्यादा पसंद करेगी। और वहाँ पर किसको ज़्यादा बना रही है, अब बताओगे रिएक्टेंट को बना रही है। तो वही सारी बातें यहाँ पर बताएगी। देखो कह रहे इस वैल्यू को देख करके हमने तुरंत के तुरंत बोल दिया भैया ये तो लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल रिएक्टेंट है। तो फेवर टू किसको, बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन पीछे जाना ज़्यादा पसंद कर रही है, तभी तो वहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वहाँ पर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम दिखेगी। अब यहाँ पर आते हैं 10 की पावर +3 है, देख रहे +3 है, तो इसका मतलब बताया कि ये तो बहुत बड़ी है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बड़ी दिख रही है हमें, इसका मतलब आप क्या बताओगे वहाँ पर? ठीक है, मोर स्टेबल क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, रिएक्शन फास्टेस्ट गो फॉर कंप्लीशन। तो रिएक्शन यही चाहे कि जल्दी से जाकर के क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बताओ अगर प्रोडक्ट में जाने का मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन चाह रही है कि जल्दी से जाएं और पूरा प्रोडक्ट बना दे। लेकिन एक बात तो हमें पता है, क्या पता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी किसी एक डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लगता है देख करके रिएक्शन फास्टेस्ट गो फॉर कंप्लीशन, ऐसा लग रहा है कि जैसे जा करके कंप्लीट ही हो जाएगी, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया वहाँ पर। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया जाए नियरेस्ट टू कंप्लीशन, ठीक है, मतलब कि कौन ऐसा कंप्लीट होने की कगार पे है, तो हम उसी को टिक करेंगे जिसके इक्विलिब्रियम वैल्यू वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। और ये बात भी पता है हमें कि 100% नहीं हो सकता, लेकिन कगार की बात करता ना, कंप्लीट होने की कगार पे, तो हम उसी को लगा देंगे जहाँ पर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा दिख रहा है, रिएक्टेंट कम। चलो अगर कह रहे हैं कि अगर के की वैल्यू इन दोनों के बीच में, जैसे कि के की वैल्यू 1 मान लिया जाए, कहेंगे देयर आर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब अब उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों अच्छी खासी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। आया समझ में? तो ऐसा कुछ होता है। तो चलो तो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहे द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज, एक रिएक्शन है
ये नीट में बहुत पहले पूछा गया। यहाँ पर कह रहा है कि उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.6 10 की पावर प्लस में 12 है। देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, तो इक्विलिब्रियम पे वो रिएक्शन ज़्यादा क्या रखेगी? कह रहे हैं कि मोस्टली प्रोडक्ट रखेगा, मोस्टली रिएक्टेंट रखेगा। सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कह रहा है कि सबके सब वहाँ पर रिएक्टेंट ही दिखेंगे। तो इतनी बड़ी वैल्यू क्या बताना चाहता है कि वहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा नहीं, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल का मतलब वो प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएगा, मोस्टली प्रोडक्ट वहाँ पर बनेगा। इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज, कितना लिख दिया देखो यहाँ पर 1, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, तो इक्विलिब्रियम पर सिस्टम ज़्यादा क्या रखेगा, क्या होगा? मोस्टली प्रोडक्ट नहीं, मोस्टली रिएक्टेंट नहीं, सिमिलर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आप इसको टिक कर सकते हैं। कह रहा ऑल द रिएक्टेंट गलत, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की लगभग आसपास की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 21। और 21 में आपको यहाँ पर ये कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 4 × 10 की पावर माइनस में 4, ठीक है, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट, मोस्टली रिएक्टेंट। यहाँ पर ये तो बताओगे, यहाँ पर एक छोटी वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है? वहाँ पर आपको मोस्टली कौन दिखेगा? वहाँ पर आप बताओगे रिएक्टेंट देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रिएक्शन इज नियरर टू कंप्लीशन, कौन सा ऐसा केस है जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होने की कगार पे है? तो मैंने आपको ये बताया था जहां पर के की वैल्यू सबसे बड़ी आ जाए, माइनस में 8, माइनस में 6, प्लस में 2, प्लस में 6, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा हो जाता है? 10 की पावर 6। तो यहाँ पर आपको बताया रिएक्शन कंप्लीट होने की कगार का मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वाली हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड Kp, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc। अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ Kc। अगर Kc की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, काफ़ी चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं, कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर देख लेते हैं। देखो इस रिएक्शंस की अगर बात करते हैं, रिएक्शंस दिख रहा है, अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए इसके लिए Kc का फॉर्मूला लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक मैंने जितने भी आपको वहाँ पर बताया ज़्यादातर सारे सिंपल रिएक्शंस बताए थे। अब यहाँ पर देखना क्या होता है, लिखने का सिंपल का तरीका मैंने आपको बताया, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपान करके लिखना होता है। हम Kc बात कर रहे हैं, मतलब कि हम ऐसी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ऐसा टर्म लिखने जा रहे हैं, ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं जिसमें कंसंट्रेशन की मदद से लिखा जाएगा। और कंसंट्रेशन की मदद से लिखने का मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। और याद रहे जो इसके कोफिशिएंट हैं भाई, वो उसके क्या बनेंगे वहाँ पर? पावर, ठीक है। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ D, इसकी पावर क्या हो जाएगी वहाँ पर? N4। ऐसे अब आते हैं यहाँ पर किसकी साइड? रिएक्टेंट साइड। और रिएक्टेंट साइड आते हैं तो यहाँ पर कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? जो कोफिशिएंट होगा NO1। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? N2। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। इस बात का हर कोई ध्यान दे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन जो लिखना होता है, पहली बात तो आप गैस के लिए ही लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैं एक्टिव मास बता रहा था, तो मैंने कहा था कि अगर कभी भी प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो, उसके लिए एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन की वैल्यू को यूनिटी मान लिया जाता है, क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी बात, अगर गैसेज है तो उन्हीं की कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं या फिर प्रेशर को लिखते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका ये होगा कि जो भी उसके कोफिशिएंट होंगे वो उनके पावर बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सही से कहोगे Kc बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो C और D है, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखेंगे, मतलब जब इनके कोफिशिएंट को हम इनका पावर बनाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा, अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। फिर अगर कोई सोचे कि ये अगर हम ऐसा कर देते, हम वहाँ पर क्या करते हैं? C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन अपान A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। वो कह रहे हैं कि हम कोफिशिएंट को पावर नहीं बनाएंगे, तो बताओ वो कितना गलत हो जाएगा?
गलत होगा तो ये तो फिक्स है, कितना गलत होगा मैं आपको बताऊँ। देखो होता क्या, मैंने आपको केसी केपी के बारे में बताया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इनको अगर कोई बदल सकता है इनकी वैल्यू को, तो पता है कौन बदल सकता है? टेम्परेचर। इसके अलावा कोई इनका कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बदलाव किया जाए तो कह रहे तब भी कुछ नहीं होगा, बस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, उसको मत बदलना, फिर जो मन करे वो करते जाओ, हर बार केसी केपी की वैल्यू सेम आएगी। तो आप जब एनसीईआरटी अगर रेट करते हो तो वहाँ पर H2I2 2HI का फॉर्मेशन का एक रिएक्शन दिया गया, उसका एक टेबल बना है। तो वहाँ पर आपको ये बताया कि अगर आप बिना कॉफिशिएंट के, ठीक है, ऐसे कंसंट्रेशन का टर्म्स में आप केसी और केपी को लिखते हो तो हो सकता है आपकी कोई कोई वैल्यू तो आएगी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो भी आपको सी और डी की वैल्यू मिली उसको रखा, ए और बी की जो मिला रख के कैलकुलेट कर लिया। लेकिन याद रखना, अगर आप अगला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो और वहाँ पर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदल दिया और फिर से इसी फॉर्मूले में रख करके वैल्यू को कैलकुलेट किया, अब आपकी केसी की वैल्यू कुछ और आएगी। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर ए और बी की वैल्यू को कुछ और रखा, फिर इस फॉर्मूले पे रखा, फिर आपकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। हर बार अगर जैसे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आप बदलाव करेंगे आपके केसी केपी की वैल्यू बदल दी जाएगी। तो इसका मतलब जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि केसी और केपी की वैल्यू केवल टेम्परेचर से बदल सकती है, अब तो यहाँ पर दिख रहा है कि उसको कौन कंसंट्रेशन भी बदलने लगा। लेकिन नोटिस करना कि अगर उसके केसी या फिर केपी को हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट के साथ लिखते हैं, अभी मैं केसी ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी कॉफिशिएंट उसके पावर बनाते हैं। तो अब अगर आप कोई भी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, ए और बी की कंसंट्रेशन बदलो, ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम जब बने जो जो कंसंट्रेशन इनकी सी और डी और ए बी की दिखी रखो, कैलकुलेट करो, आपको वही सेम वैल्यू आएगी। फिर एक काम करो, तीसरा एक्सपेरिमेंट करो, ए और बी की कंसंट्रेशन फिर से बदलो, कुछ तीसरी कंसंट्रेशन ले लो, फिर से इक्विलिब्रियम का वेट करो, इक्विलिब्रियम पे सी और डी की कंसंट्रेशन ए और बी की रही फॉर्मूले में रखो, आपको केसी फिर से बार बार आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये साबित होगा कि हाँ सच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भले हम बदलाव करते जाएं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर कोएफिशिएंट को आप स्किप कर देते हैं, नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आप हर बार इसकी वैल्यू अजीब अजीब आएगी, मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहेगा वहाँ पर, ठीक है। कभी एक दूसरे से मैच करने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो समझ में आया ये क्यों अच्छा तरीका है। तो आज के बाद से कभी भी ऐसा होगा हमें तो गैसियस वाले को ही लिखना है, चाहे वो हम केसी लिखें केपी लिखें, और जो भी कोएफिशिएंट हो गए वो उसके पावर बनाने, उसको कभी भूलना नहीं, कि भूल गए तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये होता है यहाँ पर केसी को लिखने का तरीका, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं जो वहाँ पर कंसंट्रेशन को बताएगा, एक्टिव मास को बताएगा, या फिर इस कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम कैपिटल सी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल सी मतलब C इंटू सी, सी की पावर 3, सी डी की पावर N4, सी ए की पावर N1, सी बी की पावर N2। सी जो कैपिटल लगाएगा वो कंसंट्रेशन को बता रहे हैं, यहाँ पर जो नीचे जो आपको दिख रहे हैं सी डी ए बी ये किसकी कंसंट्रेशन है वो बता रहा है, ठीक है। तो ये तरीका हुआ यहाँ पर। चलो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर होता रहे। जैसे यहाँ पर है N2 प्लस 3H2, ये बना रहे क्या 2NH3। इसके लिए जब केसी लिखा जाएगा तो हम पहले प्रोडक्ट साइड जाते हैं, प्रोडक्ट में गए अमोनिया को पकड़े, वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लिखा भाई, उसके बाद इसके कोएफिशिएंट को पावर लगाना है, भूल गए तब तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं रिएक्टेंट साइड, N2 को पकड़ा, कितने कोएफिशिएंट 1, तो इसकी पावर 1 लिखो या फिर ना लिखो 1 ही बताएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है H2 है, H2 की पावर कितनी 3, और आप इसको C के रेस्पेक्ट में भी लिखना चाहें, जहाँ पर ये लिखो तो लिख सकते हो। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है NH4, याद रखना ये कैसा भाई सॉलिड है, और ये क्या है गैस, और ये गैस है। तो जब हम केसी लिखते हैं पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर अमोनिया का लिखा, कोएफिशिएंट 1 था तो 1 ही, H2S को लिखा वो भी गैस है। फिर सवाल आता है क्या इनको भी लिखा जाए, भाई ये तो यूनिटी हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं। तो आप कंसंट्रेशन सी के रेस्पेक्ट में भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। तो चले और भी देखते हैं। यहाँ पर 4th नंबर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर देखा NH4CONH4, तो आप बताओ यहाँ पर ये सॉलिड है, ये अमोनिया गैस बना रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो हम जब इसका केसी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, हम कहेंगे अमोनिया की कंसंट्रेशन लिख दिया है, कोएफिशिएंट 2 तो पावर 2 लगा दो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी कंसंट्रेशन लिखो, फिर इधर कोई है लिखने लायक नहीं, ये तो सॉलिड है,
ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कौन यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। अब सिंपल सिंपल सा यहाँ पर ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म में। ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्यूक लाइम भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, लाइम स्टोन कहते हैं। ये टूटता है तो ये क्यूक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है। अब जब लिखा जाएगा इनके लिए तो याद रखना क्या हम प्रोडक्ट साइड से शुरुआत करते हैं, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट में ये जो एक टर्म और दिख रहा है आपको, क्या इसको लिखेंगे, तो सॉलिड है इसको तो नहीं लिखा जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्या इनको लिखेंगे, इनको भी नहीं लिखेंगे, बस Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। चलो एक और देखते हैं यहाँ पर, कह रहे P4 है, कैसा है, सॉलिड है, 5O2 से रिएक्शंस कर रहा है जो कि गैस है, और यहाँ पर ये बनाते हैं P4O10, ये भी सॉलिड निकल गया। मतलब अब क्या होगा, Kc बराबर 1 अपान, ठीक है 1 अपान, इधर कोई था लिखने लायक नहीं इसलिए इसको क्या लिख दिया 1। इधर आते हैं रिएक्टेंट साइड, यहाँ पर O2 है, O2 की कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट कितना है 5, ये लिखा, इनको लिखना नहीं था सॉलिड, तो ये लिखने का तरीका हो जाता है, ठीक। यूनिट ऑफ Kc, यूनिट ऑफ Kc की अगर बात करते हैं, बताया गया अगर Kc की यूनिट बतानी है तो अगर आप कोई भी रिएक्शंस लिखते थे, कंसंट्रेशन ऊपर कंसंट्रेशन नीचे कंसंट्रेशन, अगर गैसेस हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, तो मतलब उसके सामने जब लिखते थे जो कुछ भी कंसंट्रेशन ही तो लिखते थे, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर लीटर। तो अब अगर उसकी यूनिट बतानी है तो कहा गया उसकी यूनिट को बताने का काम केवल कर सकता है डेल्टा Mg। डेल्टा Mg कहेगा कि हम इसकी यूनिट की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और डेल्टा Mg कैसे बताएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो याद रखना अगर Kc की यूनिट की बात है, अगर मोल पर लीटर के साथ कहते हैं तो बताओगे Kc की यूनिट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng कर देना, ठीक है। और डेल्टा Ng क्या हो जाता है मैं आपको बताऊं कि याद रखना G4 केवल गैस की बात कर रहा है, ऐसा नहीं जिसका मन करे उसको उठा के रख दिया। आप बताओ कि प्रोडक्ट साइड जाना पहले, वहां पर जितने मोल गैस के हैं, आपको पता है कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा जो उसके आगे नंबर लिखे 1 2 3 ऐसा लिखा जाता है, वो मोल को बताता है। तो प्रोडक्ट में जितने गैसियस मोल हैं वो देखो, और रिएक्टेंट में जितने गैसियस मोल है वो, फिर प्रोडक्ट के टोटल गैसियस मोल से रिएक्टेंट के टोटल गैसियस मोल को घटा दो, ठीक है। तो अब आपको मिल जाएगा वहां पर डेल्टा Ng, और जो बचा है वही मोल पर लीटर की पावर बना देना, फिर जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा मोल की कितनी पावर होगी, लीटर की कौन सी पावर होगी। या फिर मोल पर लीटर की जहाँ पर वो कंसंट्रेशन भी लिखना चाहे तो कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा Ng, फिर मोलरिटी भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। चलो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे PCl5 था, PCl3 और Cl2 में जा रहा था, हमसे इसकी यूनिट पूछी गई, तो मैं आपको बताया डेल्टा Ng कैसे निकालोगे बताओ। ये गैस 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 सब गैस है ना, तो पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट एक है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। तो टोटल प्रोडक्ट में कितने गैस, एक और एक कितने हो जाते हैं 2, प्रोडक्ट वाले गैस को लिखा, फिर माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं 1, तो कितना आ जाएगा 1। और यूनिट अगर बात करते हैं, मैंने कहा कि यूनिट ऑफ Kc पूछा जाए क्या करते हैं यहाँ पर बताओ। अब बताओ कि मोल पर लीटर की पावर कितना, डेल्टा Ng था, और डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई है 1, यहाँ पर 1 आ जाता है। कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर डेल्टा Ng की ज़रूरत पड़ती, हो सकता है आपको ना दे, रिएक्शन भी ना दे, ठीक है, रिएक्शन भी नहीं दिया, लेकिन उसने Kc की कोई वैल्यू लिख दी, उसके बाद ये यूनिट लिख दिया, तो याद रखना कि उसकी यूनिट को देख करके हम बता सकते हैं वहाँ पर कि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या थी। जैसे यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 1 है, इसका मतलब ये मोल पर लीटर की पावर जितनी होगी वही तो उसकी यूनिट होगी, वहाँ पर डेल्टा Ng होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर कभी कभार हो सकता है डेल्टा Ng की ज़रूरत पड़े हमें। अभी तो क्या था, डेल्टा Ng की मदद से हम यूनिट बता रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है यूनिट की मदद से हम डेल्टा Ng बता दें, क्योंकि मोल पर लीटर तो फिक्स है, उसकी कोई पावर होगा, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 1 था तो पावर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताओगे मोल पर लीटर की पावर 1, ऐसे कोई भी रिएक्शन होगा तो हम वहाँ पर बता सकते थे। चलिए अब Kp की बात करते हैं। Kc लिखने का तरीका तो आपने यहाँ पर ये देखा, ऐसे लिख लो या फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म्स लिख लो, ठीक है। और Kp लिखने का तरीका मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सिंपल सा ये भी है, K में जो P दिखा रहा है वो प्रेशर को बता रहा है, कह रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका, हम गैसेस के लिए ही लिखते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लिखते। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में कौन कौन से गैस है, C और D नाम के,
तो हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, वहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर कितना n3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर n4। याद रहे पार्शियल प्रेशर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर जो कॉफिशिएंट है उस पार्शियल प्रेशर के वो पावर बनेंगे। और यहाँ पर आते हैं रिएक्टेंट साइड, फिर प्रोडक्ट तो लिख लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर n। बताओ हो गया काम। और यहाँ पर भी अगर आप छोड़ोगे तो फिर से वही दिक्कत आएगी जो अभी केसी के लिए मैंने आपको बताया। आपको ये काम करते हैं n1 n2 n3 n4 को नहीं लगाते यहाँ पर। अगर नहीं लगाओगे तो फिर अगर आपने फिर से अगर वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई और प्रेशर से स्टार्ट किया तो आपको वैल्यू कुछ और मिलेगी, किसी और प्रेशर से स्टार्ट करेंगे तो कोई और वैल्यू मिलेगी। इसलिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में आपको उसकी वैल्यू डिफरेंट मिलने लगेगी। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, जो कोफिशिएंट है उसका पावर बनाते हो, अब चाहे जो भी एक्सपेरिमेंट, चाहे जब भी करो, चाहे जिस वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट करो, आपको हर बार केपी की वैल्यू सेम आएगी। तो भाई आपको यहाँ पर बताया कि भाई केपी को लिखने का तरीका, ठीक है। यहाँ पर भी हम पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर किसको लिखते हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट को। चलो जैसे कुछ रिएक्शन से इसका लिखते हैं, PCl5 का है, ये टूट करके PCl3 और ClO2 बना रहा है। बताओ इसको लिखने का सिंपल सा तरीका क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ClO2 अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, PCl5। पहले प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, कोएफिशिएंट दोनों के 1 1 थे तो कोई पावर नहीं लेंगे, इसका मतलब 1 ही को बता रहे हैं। यहाँ पर भी पावर 1 थी तो यहाँ पर लिखते हैं। और फिर बात करते हैं यहाँ पर NH4SH जो कि सॉलिड है, यहाँ पर नाइट्रो अमोनिया और H2S में जा रहा है। जब KP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। ये सॉलिड है तो इसको लिखा नहीं, आप बताओगे यहाँ पर ये आ जाता है। चलो अगला बताओ, NH2COONH4 ये सॉलिड है, ठीक है, और एक इसमें जा रहा है वहाँ पर अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जा रहा है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर सॉलिड को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर यूनिट ऑफ केपी की बात करते हैं, यूनिट ऑफ केपी। और जब केपी की यूनिट की बात करते हैं, देखना यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, जैसे वहाँ पर कंसंट्रेशन था, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, वैसे यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या हो जाती है, यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो ATM। तो यहाँ पर भी सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि यहाँ पर भी पूरा डिसीजन लेगा कौन, क्या यूनिट होनी चाहिए, डेल्टा NG ही डिसाइड करेगा, ठीक है। हम ही बताएंगे क्या होगा वहाँ पर। तो ATM की पावर क्या हो जाएगी, डेल्टा NG। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ATM की पावर डेल्टा NG कर देना है। और याद रखना डेल्टा NG फिर से भाई कैसे निकालोगे भाई बताओ, प्रोडक्ट के टोटल गैसियस मोल में से रिएक्टेंट के टोटल गैसियस मोल, गैस ही लेना, कुछ और मत उठा लेना वहाँ पर, ठीक। PCl5 टूट रहा है PCl3 और ClO2 में, कह रहे हैं इसकी यूनिट बताओ। बताओ डेल्टा NG कैसे निकालोगे, अभी तरह तो आइडिया लग गया होगा। इसके 1 1 प्रोडक्ट साइड 2 है और रिएक्टेंट साइड 1 है, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1। तो यूनिट ऑफ केपी बराबर ATM की पावर 1। ऐसे अगर NH4HS की बात करते हैं, सॉलिड था, अमोनिया गैस और H2S गैस बनाता है, तो डेल्टा NG बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड कितने बताओ, 1 और 1। रिएक्टेंट साइड ये सॉलिड, इसको काउंट नहीं करते हैं, नहीं तो बता इसको भी काउंट करके घटाया, तो बताओगे यहाँ पर डेल्टा NG क्या हो जाएगा, 1 + 1 घटाना है कुछ नहीं, 2 आ जाएगा। तो अब केपी की यूनिट क्या हो जाएगी, ATM की पावर डेल्टा NG। इस बार डेल्टा NG कौन आया, 2, तो हो जाएगा। चलो ये तो हो गया केपी केसी को लिखने का तरीका और उनके यूनिट को बताने का तरीका, ठीक है। सिंपल सा, बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने, लेकिन एकदम सिंपल सा था, यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अगर केसी की यूनिट बतानी थी मोल पर लीटर की और डेल्टा NG, केपी की यूनिट बतानी थी तो ATM की पावर डेल्टा NG हो जाता था। चलो आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आप इसको याद भी कर सकते हैं, इनके बीच का रिलेशन डिराइव भी कर सकते हो। तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी की अगर बात करते हैं तो रिएक्शन वही है जिसके लिए अभी मैंने यहाँ पर स्टार्ट करके आपको समझाया। अगर आप खुद बताओ, इस रिएक्शन के लिए अगर हम केसी की वैल्यू लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N3, D की पावर N4 अपान A की पावर N1 और B की पावर N2। अगर कंसंट्रेशन C के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, जहाँ पर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, दोनों कंसंट्रेशन को बता रहे हैं, हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N3, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर N4 अपन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो चलो केसी को लिख दिया, रिएक्शन याद रखना क्योंकि अभी हम नीचे जाएंगे तो ये रिएक्शन चली जाएगी। तो अब आते हैं यहाँ पर इसके लिए
Kp को लिखेंगे, बताओ क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर n3 पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर n4 अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर n2, ऐसे लिख देते हैं ना इसको। और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें एक बात पता है, PV बराबर nRT, तो बताओ अगर P बराबर लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं n/V RT। n/V हर किसी को पता है वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब कि जहां पर पार्शियल प्रेशर है, अगर हम चाहे कंसंट्रेशन उसका इंटू R इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। जब कंसंट्रेशन का टर्म उसका हमें पता हो, R की वैल्यू और T से जो टेम्परेचर दिया गया आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर बन के तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि P बराबर n/V RT, P बराबर C RT लिख सकते हैं, P/V को हम कह सकते हैं कैपिटल C, जहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कंसंट्रेशन के, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट ही रख करके यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और R तो कांस्टेंट होता ही है। तो देखो यहाँ पर आपको मैं ऐसे जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको फाइनल रिलेशन याद रखना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं वही जो ऊपर रिएक्शंस गई है, क्या ये पार्शियल प्रेशर अगर बात करते हैं यहाँ पर का फॉर्मूला आ जाता है CRT। अगर हमसे पूछा जाए A का प्रेशर लिख के दिखाओ, कोई बात नहीं, आप बताओगे CRT है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। अच्छा, B का कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। C का कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। D का कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT, ऐसे तो लिखोगे। और आपने Kp का फॉर्मूला क्या लिखा, ध्यान से समझना, प्रेशर ऑफ C की पावर n3 इंटू प्रेशर ऑफ D की पावर n4 प्रेशर ऑफ A की पावर n1 इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर n2, इनको लिख दिया। अब जो PC है, PD है, PA है, PB है, जो आपने यहाँ अभी तैयार किया है, अब उनकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। C की जहाँ पर लिख दिया गया क्या, CCRT की पावर n3, PD की जहाँ पर ये CDRT की पावर n4, PA की जहाँ पर CART की पावर n1, PD की पावर PB की पावर यहाँ पर ये CBRT की पावर n1। अब अगर यहाँ पर C देखो, ये n3 पावर का मतलब इनका भी पावर होगा, R का भी पावर, T का भी पावर, सबका, जितने तीनों टर्म है सबका पावर जो यहाँ पर लगा है वो सबके ऊपर पावर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर C की पावर C, अब C वाले कंसंट्रेशन, D वाला, A वाला, इनको एक साइड कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। हम कहते हैं अब C की पावर n3, D की पावर कंसंट्रेशन D की पावर n4, कंसंट्रेशन A की पावर n1, कंसंट्रेशन B की पावर n2, फिर बचता सब में क्या, RT RT RT, सबका RT RT सेम है। तो ऊपर वाले RT को अगर हम एक साथ लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं उनके पावर ऐड हो जाता है, तो RT के पावर n3 प्लस n4, और नीचे वाले जो RT है इनके भी पावर ऐड हो जाएंगे n1 प्लस n2। तो RT RT, इस RT को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, एक बार RT लिखेंगे, इनकी पावर में से इनका पावर घट जाएगा और फाइनल यहाँ पर जो बन जाता है। तो अब बताओ कि ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब बताओ कि Kp बराबर, पहले ये देखो, ये जो इतना टर्म मैंने आपको बताया, इसके जहाँ पर लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं। अब यहाँ पर Kc लिख दिया, तो अब आते हैं यहाँ पर वापस, तो Kp बराबर Kc RT की पावर, यहाँ पर क्या, n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2। आपको पता है n3 प्लस n4 कौन है, ये प्रोडक्ट के गैसियस मोल हैं, प्रोडक्ट के, किसके हैं, प्रोडक्ट के गैसियस मोल हैं ये प्रोडक्ट के गैसियस मोल, जबकि ये क्या हो जाता है, रिएक्टेंट के। तो अब इसी को कह रहा है कि इतना बार कितना लोग लेकर के चलोगे काम करते, तो शॉर्ट में लिखते हैं ना, n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2, ये RT की पावर है, R और T दोनों को मिला करके, ठीक है, तो डेल्टा NG हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो फाइनल रिलेशन याद रखना था आपको, वो याद रखना, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा NG आ जाता है, ठीक है। और डेल्टा NG क्या हो जाता है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। यही आपको करना है कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल में से आपको रिएक्टेंट का गैसियस मोल घटा देना, आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर Kp बराबर Kc RT की पावर क्या हो जाता है, डेल्टा NG। तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा NG ही वहाँ पर डिसाइड करेगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, आपसे कहा गया डिफाइन रिलेशन बिटवीन Kp Kc इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। तो आपको कह रहा है कि N2 प्लस 3H2 क्या बना रहे हैं, 2NH3। तो सबसे मैंने आपको बताया Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा NG है, बस आपको डेल्टा NG ही निकालनी होता है। इस रिएक्शन के लिए बताओ, प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के साथ कितने हैं, 3 और 1 4। तो 2 माइनस 4 करते तो कितना आ जाएगा, -2। तो अब बताओ Kp बराबर Kc RT की पावर कितना हो जाएगा, -2। बस RT डेल्टा NG निकालना आ गया तो RT की पावर लगाते जाओ। अच्छा, यहाँ पर -2 ऊपर लिखा गया, अगर इसको RT को हम Kc के नीचे भेज दें
तो आप बताओगे यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं आप बताओगे ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाता है। अब तो ऊपर माइनस में पावर है, नीचे लेके जाओगे प्लस में हो जाता है, तो ऊपर नीचे लेके जाने पर पावर का साइन बदल जाता है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, कह रहे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ फोटो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं ना, CO2। तो इसके लिए डेल्टा एनजी कैसे निकालेगा बताओ। अब बताओ इसके प्रोडक्ट साइड मोल कितने हैं 1, जबकि रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1 + 1/2, एक और आधा मतलब 1.5, इधर एक इधर 1.5 है, तो एक में से 1.5 घटाओगे कितना, आधा ही तो बचेगा, 1 माइनस इतना। अब बताओ कि 3/2 घटाओगे तो आ जाएगा 1/, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1/2, तो केपी बराबर क्या लिख सकते हैं, केपी बराबर KC RT की पावर डेल्टा एन। जैसे इसको और लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो KC। अच्छा अगर नीचे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो बताओ, RT की पावर कितना 1/2। अच्छा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किसी की पावर 1/2 को अगर लिखना चाहे तो रूट में भी तो लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा RT। ठीक है, ये हो जाता है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस करता है, और अगर डेल्टा एनजी देखेंगे प्रोडक्ट साइड एक ही मोल है गैसियस वाले, तो डेल्टा एनजी ये कभी भूल करके सॉलिड वॉलिड को मत लिख देना वहाँ पर। तो आप बताओगे केपी बराबर KC RT की पावर 1। अच्छा ये भी देखो, अगर कभी ऐसा हो जाए N2 + O2 2NO2 बना रहे हैं, 2NO बना रहे हैं, ऐसा कभी हो जाए कि डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाए, ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू वहाँ पर 0 आ जाए। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल 2 और रिएक्टेंट साइड 2, तो 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में केपी बराबर क्या हो जाएगा, KC और RT की पावर क्या आ जाएगी 0, और जब उसकी पावर 0 मतलब केपी बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाता है एक दूसरे के बराबर। किसी की पावर 0 का मतलब वो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं यहाँ पर केपी और KC के बीच में। बताया गया डिटेल एनालिसिस ऑफ द रिलेशन, और यहाँ पर आपको ये बताया गया केपी बराबर KC RT की पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी और क्या क्या चीज़ें बताने जा रहा है, कह रहे अगर कभी किसी रिएक्शंस के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान देना, ये अगर कभी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब वहाँ पर याद रखना KP इज ग्रेटर देन KC। अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में वैल्यू है, तो वो यही कहता भाई KC में भी किसी और से गुणा करो तब जाके तुम हमारे बराबर हो सकते। मतलब याद रखना ऐसे, अगर डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0 है तो KP इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, KC आ जाता है। अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर डेल्टा एनजी इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, KP इज लेस देन KC। अगर डेल्टा एनजी 1 से कम निकल जाए, इसका मतलब क्या होता है, कब कम निकलेगा, जब प्रोडक्ट में गैसियस मोल कम और रिएक्टेंट में ज्यादा हो, तब डेल्टा एनजी लेस देन 0 आता है। उस कंडीशन में इस बार KC बड़ा होगा और KP क्या हो जाएगा, छोटा। अच्छा कभी डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ जाए तो, अभी तो बताया ऊपर केस, तो KP बराबर किसके आ जाएगा, KC के आ जाता है। ठीक है, और आपको बताया डेल्टा अगर R इंटू टी की वैल्यू कभी क्या आ जाए, जो भी R इंटू डेल्टा एनजी से पूरा मिला करके 1 आ जाए, तो इसका मतलब बताओगे 1 आने का मतलब वहां पर इसकी पावर 0 होगी, तो ये तभी 1 आता है। तो बताओगे KP बराबर क्या आ जाएगा, KC, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपको कहते हैं इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम N2 + 3H2, ये क्या बना रहे हैं 2NH3। N2 और 3H2 मिलकर के क्या बना रहे हैं यहाँ पर 2NH3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो विच वन इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स, तो उसमें से कौन आपको यहाँ पर सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप बताओगे डेल्टा एनजी बराबर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर बताओ 2 माइनस कितना, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 4, तो आ जाएगा -2। -2 का मतलब क्या, डेल्टा एनजी इज लेस देन 0। और बताओ जब डेल्टा एनजी लेस देन 0 होता है तो क्या हो जाता है, अब बताओगे अब KC बड़ा हो जाएगा और KP छोटा हो जाता है कि नहीं। तो इसके हिसाब से कौन सा, KC बड़ा और KP छोटा, तो आप बताओगे यहाँ पर 23 का आपका आ जाता है B। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 24, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉर द रिएक्शन, कह रहे 2NO2, वो क्या कर रहा है 2NO + O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि अगर KC की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁻6 है, 180 डिग्री टेम्परेचर पे R की वैल्यू इतना भी दे दिया,
कह रहे तो केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पूरी वैल्यू को केसी की वैल्यू दे करके केपी कैलकुलेट करने लगे, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी सब कुछ वहाँ पर रखने लगे। कुछ नहीं, बस आपको क्या करना था, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालना था, क्योंकि आपको केपी की कोई वैल्यू नहीं पूछी जा रही, केसी के साथ रिलेशन पूछा जा रहा है। और जब रिलेशन पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। बताओ यहाँ पर 1 और 1 2 कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो मतलब कि 3 - 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। और इसका मतलब बताओगे डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0, और ग्रेटर देन अगर 0 हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा केपी इज ग्रेटर देन क्या आ जाता है केसी आ जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में क्या होगा कि इसके आगे मैं आपको वहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाता है उसके बारे में बताऊंगा, डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।